नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो क्रिमिनल स्टोरी है वो इस मामले में खास है क्योंकि इसके जो सारे सबूत थे वो तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे में थे और ये पुलिस के लिए चुनौती थी कि सारे सबूत होने के बाद भी उसको कातिल को पकड़ने में मुश्किल आ रही थी। एक लाश जिसके 4 टुकड़े होते हैं, सर, धड़, 2 हाथ 2 पैर, और इनको अलग अलग बोरियों में रखकर दिल्ली में एक बाईपास है, रिंग रोड भी कहते हैं, वहां पे फेंक दिया जाता है। अब 2 सवाल थे। पहला सवाल ये कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इतनी जो रोड हमेशा चलती है उस पे कैसे कोई ये कारनामा कर सकता है और ये क्राइम कर सकता है कि लाश फेंक रहा है और किसी ने ना देखा हो, और कौन इतना दिलेर है। और दूसरा सवाल ये था कि इतनी बर्बरता से क्यों लाश के 4 टुकड़े किए गए। कोई भी क्राइम होता है, कोई भी गुनाह होता है तो उसके पीछे कई सारे मकसद होते हैं। तो इस कहानी के पीछे भी मकसद था और मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी है ये 31 मार्च 2017 की, दिल्ली, भारत की राजधानी, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, सरकारें वहीं बनती हैं, वहीं से गिरती हैं। वहाँ पे एक जगह है, बाईपास है, रिंग रोड है, नॉर्थ दिल्ली में। काफ़ी बड़ी रोड है, चलती है, हमेशा चलती है। तो सवेरे का समय होता है, सवेरे 8 बजता है। एक फुटबॉल रोड के किनारे रखी होती है, लोग गुजर रहे होते हैं उस रास्ते से, पर किसी का ध्यान उस फुटबॉल की तरफ नहीं जाता। इसी बीच में एक व्यक्ति अपने ड्राइवर को लेके उस रूट पे जा रहा होता है, तो ड्राइवर की नज़र उस फुटबॉल पे पड़ती है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और ध्यान से उस फुटबॉल को देखता है। जब फुटबॉल को ध्यान से देखता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये फुटबॉल नहीं, यह तो एक मानव सिर है जो भी धड़ से अलग है, और एक ईंटे पे बकायदा उसको ऐसे रखा गया था। घबरा जाता है, जो मालिक होता है वो भी घबरा जाता है। दोनों ने ये फैसला करते हैं कि पुलिस को फ़ोन किया जाएगा। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। वहां से वो जो सर होता है कटा हुआ, उसको कलेक्ट करती है एज एविडेंस। अब पुलिस के मन में ये सवाल था, इसका जो शरीर है, इसका बाकी पार्ट कहाँ मिलेगा, क्योंकि जो सर मिला था वो कुचला हुआ था, तो उससे शिनाख्त कर पाना कि ये किसकी बॉडी है या किसका कत्ल हुआ है, ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पुलिस जांच कर ही रही होती है कि 100 मीटर के बाद एक बोरा मिलता है। उस बोरे में धड़ मिलता है उस लाश का, गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर की सारी चीज़ें उसको मिलती है। तो पुलिस उसको कलेक्ट करती है। पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन और बढ़ाती है, नई टीमें आती हैं, कुत्ते आते हैं, वो स्निफिंग करके बताते हैं कि किधर क्या सबूत पाया जा सकता है। 700 मीटर के बाद एक और बोरी मिलती है। ये दूसरी बोरी थी, इसमें हाथ मिलता है। और 500 मीटर के बाद चौथी बोरी या बोला जाए तीसरी बोरी मिलती है, जिसमें दोनों पैर मिलते हैं। सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो जाता है कि लाश के सारे टुकड़े पुलिस ने जुटा लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लाश किसकी है। रिंग रोड से मिले सारी ही लाशों के टुकड़ों को जब एनालाइज किया जाता है, उन इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो देखते हैं कि जो विक्टिम है उसके बाएं हाथ पे ओम साई नाथ का एक टैटू है। फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि ये एक लड़के की लाश है और इसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में है। अब पुलिस अलर्ट होती है, आसपास के एरिया के पुलिस स्टेशनों को सूचित करती है कि क्या कोई 25 से 30 साल के लड़के की मिसिंग की रिपोर्ट है। अगर है तो उनको इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सके, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, कोई ठोस एविडेंस, कोई ठोस रिपोर्ट नहीं मिलती है। अब पुलिस अपने मुखबिरों को इस काम पे लगाती है कि पता करो कि आसपास के एरिया में कोई 25-30 साल का लड़का जो रहता हो, जिसके हाथ में ओम साई नाथ का टैटू हो,
ऐसा कोई लड़का है क्या बाएं हाथ पे जिसके टैटू हो? और ये जो रिंग रोड थी, ये बुढ़ारी जो जगह है जहाँ पे एक ही परिवार के 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, बहुत मिस्टीरियस केस है, उस पर भी मुझे वीडियो बनाना है। तो मुखबिरों की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता चलता है कि संत नगर एक जगह है, वहाँ पे नितिन नाम का एक लड़का रहता था जो 25 से 30 साल का था। उसके बाएं हाथ पे ओम साईनाथ का टैटू था। अब पुलिस इस इंफॉर्मेशन को लेती है और उस लोकेशन पे जाती है। वहाँ नितिन के बड़े भाई से मुलाकात होती है, भेंट होती है। तो जब पूछा जाता है तो उसका भाई कहता है हाँ, मेरे छोटे भाई नितिन के बाएं हाथ पे ऐसा टैटू था। उसके भाई को ले जाया जाता है मौशरी में, वहाँ पे बॉडी की शिनाख्त के लिए। अब शक्ल तो डैमेज थी, उसकी फेस को डैमेज किया गया था, तो उसका भाई शक्ल से तो नहीं पहचान पाता, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स को देखता है तो कुछ चीज़ों के बेसिस पे वो ये कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये नितिन की ही लाश है। अब पुलिस को ये पता था कि कत्ल किसका हुआ है और एविडेंस में क्या क्या है। अब कार्रवाई की बारी थी। पुलिस अगल बगल सारी जगहों पे अपने लेवल पे कार्रवाई कर रही होती है और अलग अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो पास में, संत नगर के पास में एक मेडिकल स्टोर पे एक सीसीटीवी लगा हुआ था। जब उसके फुटेज वहाँ से खंगाले जाते हैं तो देखता है कि यहाँ पे नितिन आया था, लेकिन नितिन अकेला नहीं आया था। नितिन के साथ एक और लड़का था जो बाइक पे था। नितिन यहाँ आता है, कुछ दवाइयाँ खरीदता है और चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन पुलिस उसको एनलार्ज करती है, उसके भाई को फिर बुलाती है, नितिन के भाई को, और पूछती है कि आप इस लड़के को जानते हैं जो बाइक चला रहा है, जिसके साथ नितिन बैठा है? तो जब एनलार्ज होता है तो पता चलता है कि ये हैप्पी नाम का एक लड़का है। और नितिन का भाई ये भी बताता है कि हैप्पी डायरेक्ट दोस्त नहीं है, मतलब बहुत फास्ट फ्रेंड नहीं है। जान पहचान है नितिन से, मतलब थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत करीबी दोस्त हो। पुलिस को अब ये चीज समझ में आ गया कि इस केस में हैप्पी का भी एक एंगल है। अब अमूमन दो चीज होती है जब किसी व्यक्ति का नाम आता है जो गायब है, तो पुलिस के दिमाग में दो चीजें आती हैं, या तो वो व्यक्ति ही किलर है या उसका भी वही हाल हुआ जो पहले आदमी का हो चुका है। पुलिस जाती है, हैप्पी को ट्रेस करती है, उसके घर जाती है। तो उसके घर जाती है तो पता चलता है कि हैप्पी खुद 24 घंटे से गायब है। अब पुलिस को लगता है कि अभी तक जिसको सस्पेक्ट मांग रही थी, कहीं वही तो विक्टिम नहीं है, कहीं उसका भी हाल नितिन जैसा तो नहीं हुआ। तो एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन होता है उसी एरिया में कि कोई और लाश तो नहीं मिली। इसी बीच पुलिस की एक और टीम मोबाइल सर्विलांस की रिपोर्ट देखती है, डेटा की रिपोर्ट देखती है। तो पता चलता है कि हैप्पी अपने एक दोस्त जिसका नाम पवन था, उससे रात भर बात किया है, फोन पे कई बार उससे बातचीत की, और ये दोनों का फोन का जो लोकेशन था वो सेम दिखा था रात भर। अब उस लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, पुलिस की दोनों टीम उस लोकेशन पे जाती है। पवन के घर पहुंचती है तो देखती है कि पवन उस मौकाए वारदात पे है, और जैसे ही वो पुलिस को देखता है वो घबरा जाता है। पुलिस की नजर पास में ही पड़े एक चादर पे पड़ती है जो खून से लथपथ था, जमीन पे पड़ती है जहां पे खून के निशान थे, और दीवारों पे भी खून के निशान थे। पुलिस समझ जाती है कि ये क्राइम सीन है, और जैसे ही वो सख्ती से पवन से पूछती है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस क्राइम सीन से शराब की बोतलें, सिगरेट, कटर, बड़े चाकू जिनसे मांस काटा जाता है वो, बेड बॉक्स, जिस बेड बॉक्स का इस्तेमाल जो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चलता है कि ये हैप्पी और पवन लाश को रखने के लिए पहले किए थे, और सोच रहे थे कि जब वक्त आएगा तो इस लाश को ठिकाने लगा देंगे, लेकिन इतने पैनिक हो गए कि उन्होंने ये सोचा कि रात में ही नितिन की लाश को ठिकाने लगाया जाएगा। हुआ यूं, नितिन हैप्पी के साथ बाइक से पवन के घर जाता है। वहां उसे
खूब शराब पिलाई जाती है, सिगरेट पिलाई जाती है, नशा कराया जाता है। उसके बाद एक भारी धारदार हथियार से उसके सर पे वार किया जाता है और जब बेहोश होकर गिर जाता है तो हैप्पी और पवन मिलकर उसके शरीर के 4 टुकड़े करते हैं और उसके सर को कुचल देते हैं ताकि उसकी शिनाख्त, आइडेंटिटी इतनी आसानी से ना हो पाए। पहले लाश को बेड बॉक्स में रखते हैं, सोचते हैं कि सही समय में 1-2 दिन के अंदर जब समय मिलेगा तो वो लाश को ठिकाने लगा देंगे। फिर पैनिक कर जाते हैं और रात से भोर के समय के बीच में ही 4 बोरियों में लाश के टुकड़ों को रखते हैं और रिंग रोड, बाईपास रोड जो है, वहां पे अलग अलग लोकेशन पे फेंक देते हैं। अब किलर कौन था ये पता चल गया, हत्या कैसे हुई ये पता चल गया। पुलिस के मन में अब आखिरी सवाल ये था कि हत्या का कारण क्या है, मोटिव क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पवन और हैप्पी ने ये जुर्म जब कबूला तो एक बात बताई। नितिन जो था वो इनसे उम्र में छोटा था और नितिन के ये लोग डायरेक्ट दोस्त नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि पवन और हैप्पी के जो छोटे भाई थे वो नितिन के साथ पढ़ते थे और वो दोनों और नितिन दोस्त थे। तो पुलिस ने फिर पूछा कि जब आपके भाई लोग दोस्त थे तो आपने उसका कत्ल क्यों किया? इस पे पवन और हैप्पी ने यह बताया कि सन 2015 में 15 अगस्त को जब छुट्टी होती है, नेशनल हॉलिडे होता है, तो यमुना नदी में नितिन, पवन और हैप्पी के छोटे भाई वहां तैरने गए थे, घूमने गए थे। अमूमन देखा गया है कि छुट्टियां होती हैं तो दिल्ली के लोग, बच्चे जो होते हैं, यमुना नदी के पास जाते हैं, कभी तैरते हैं, कभी वहां बैठ के बातचीत करते हैं। तो यही हुआ कि नितिन, पवन और हैप्पी के छोटे भाई तीनों लोग वहां पे यमुना नदी में गए थे। नितिन कॉर्नर में नहा रहा था, वहां पे तैराकी कर रहा था, लेकिन पवन और हैप्पी के जो दोनों छोटे भाई थे वो यमुना नदी के बीच में चले गए और वहां पे बवंडर में फंस के, जो धार बनती है, तेज बहाव में फंस के उनकी मौत हो जाती है। और उनकी मौत जो एक हादसा थी उसको हैप्पी और पवन जिम्मेदार मानते थे कि नितिन की वजह से यह हादसा हुआ। नितिन चाहता तो उन दोनों को बचा सकता था और यही एक जो वेंजेंस बोला जाए या जो बदले की आग थी, यही एक कारण था कि पवन और हैप्पी ने पहले नितिन को शराब पिलाई, उससे दोस्ती की 2 साल और उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। फिर उसको मार के उसके शरीर के टुकड़े करके रिंग रोड पे फेंक दिया। अब दोनों को जेल हो गई, पवन और हैप्पी को अभी जेल में है वो लोग। नितिन के भाई से जब इस बारे में पूछा गया तो वो काफी दुखी था, लेकिन अपने भाई के जाने के बाद वो और कर भी क्या सकता था। पुलिस ने बड़े ही समझदारी से इस केस को डील किया। मीडिया में भी केस आया था, काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब किलर मिल गए तो वहां के लोगों ने रिलीफ की सांस ली और ये केस वहीं पे खत्म हो गया। तो ये केस ऐसा केस था जिसमें शरीर के 4 टुकड़े किए गए और सबूत को 3 किलोमीटर के दायरे में फेंका गया और पुलिस के लिए ये चुनौती थी कि उनको सबूत फाइंड करना है और कातिल का जल्द से जल्द पता करना है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपके फीडबैक को बड़े पॉजिटिव वे में लेता हूं और उसके बेसिस पे मैं अपनी वीडियो को, अपनी स्टोरी को, अपने स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करना चाहता हूं। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।